हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनी एंड क्रेडिट लेक्चर 4। मेरे ख्याल से आज नहीं तो कल हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट देखिए, जो आपका चैप्टर है ये है तो काफी छोटा चैप्टर, और इस चैप्टर से कुछ गिने चुने सवाल आते हैं जिनका आंसर आपको देना होता है। तो चलिए फटाफट जो है मैं आपको सवाल बता देता हूं, क्योंकि हिस्ट्री में कैसा होता है, हम टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आता है। पर मनी एंड क्रेडिट में कोई भी टॉपिक एकदम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं दिया है, आपको एक लंबी चौड़ी कहानी दी है। बेसिकली ये बहुत छोटा सा चैप्टर है जो आपको फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहता है। वो चाहता है कि बच्चे जाने कि क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है ना। क्रेडिट यानी कि लोन, लोन लेना, है ना। डेबिट भूल जाओ, डेबिट आपको अभी नहीं है। क्रेडिट का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, क्रेडिट मींस लोन लेना। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या है, क्यों गांव वाले इनफॉर्मल यानी कि रिश्तेदारों से, लैंडलॉर्ड से, इन सारे लोगों से करते हैं, क्रेडिट लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सोर्सेज क्या होता है, आप रिश्तेदारों से कर्जा ले रहे हो, है ना। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, गांव का मनी लेंडर। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट यानी कि क्या, यानी कि जैसे कि बैंक हो गया, कॉर्पोरेटिव्स हो गए, वहां से लोन लेना। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, 25 क्वेश्चंस मैंने बना दिए हैं और मैंने भेज दिया है। ठीक है। तो मैंने भेज दिया है। ठीक है। 25 क्वेश्चंस की पीडीएफ जिनको नहीं मिली है, जो पूछ रहे हैं, मैंने भेज दिया है, तो अभी तक आपको मिल जानी चाहिए। मैं भेज चुका हूं। मैं टीम से बात करता हूं एक बार कि अगर अभी तक नहीं आया है तो क्या बात है। पर मैं भेज चुका हूं अपनी एंड से। ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मेरे ख्याल से वो आज जाना चाहिए आपके पास। आज ही इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा आ जाए आपके पास। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मनी एंड क्रेडिट से भी निकाले हैं जो आपको आज भेज भी दिए जाएंगे। वो क्वेश्चंस पहले मैं सोच रहा हूँ डायरेक्टली आपके साथ डिस्कस कर लूँ, उसके बाद जो है हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखो, ये चैप्टर ऐसा है ना कि अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा कॉमिक बुक पढ़ रहे हो या फिर कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो। बहुत मतलब बहुत बेसिक चीजें दी हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं, बेसिक चीजें दी हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं। तो ऐसे में ना इंपॉर्टेंट स्टफ को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक है। देखो, हैंड रिटन नोट्स का मैं कुछ नहीं बता सकता, वो आपको टेक्निकल टीम से ही बात करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर कोई कम्युनिकेशन सोर्स होगा तो उसके थ्रू आप हैंड रिटन नोट्स के लिए बात कर सकते हो। हाँ, अगर लेक्चर नोट्स आपको नहीं मिले हैं, जैसे वो 25 क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं है जो मैं भेज चुका हूं, तो ऐसे में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है। बट हैंड रिटन नोट्स आई एम नॉट अवेयर, बट येस आई विल डेफिनेटली टॉक टू देम अबाउट दिस विदाउट एनी डाउट। ठीक है। ओके ओके ओके, कमेंट सेक्शन में भी काफी अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं। एनीवेज, आपको आई गेस ये बोर्ड सबको दिख रहा होगा। ट्रेस द स्टेजेस इन द ग्रोथ एंड यूज ऑफ मनी, बेसिक क्वेश्चन है। सीबीएसई आपसे 3 बार ये सवाल पूछ चुकी है। इस चैप्टर से दोबारा आप लिख सकते हो कि भारी संभावना हो सकती है इस सवाल के पूछे जाने की। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे दोबारा पूछा नहीं जा सकता, पूछा जा सकता है। ऐसे सवाल ज्यादातर 3 मार्क में ही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। कई बार 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में तो कभी नहीं पूछा गया, ना ही पूछा जाएगा आज तक। ठीक है। ये वाले जो नोट्स हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं, ये नोट्स भी आज ही आपको दे दिए जाएंगे। मैं अपने टेक्निकल टीम को ये फॉरवर्ड कर दूंगा और होपफुली आज आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जब आपसे बेसिकली सीबीएसई ये सवाल पूछ रही है, ट्रेस द स्टेजेस इन द ग्रोथ एंड यूज ऑफ मनी, यानी कि बेसिकली वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं, बेसिकली वो आपसे पूछना चाहते हैं हिस्ट्री। किसकी हिस्ट्री पूछना चाहते हैं, मनी की हिस्ट्री, कि ये पैसे का जन्म कैसे हुआ, कि कैसे लोग पैसे का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है ना। कि कैसे लोग पैसे का इस्तेमाल करने लगे और क्यों ऐसा हुआ कि मनी का इतना ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। ठीक है। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक,
कि पैसा जो है वो किस तरीके से बॉर्न हुआ, पैसे का किस तरीके से हमने इस्तेमाल किया, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कॉइन से पहले जो है हम अलग अलग चीज़ें, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्चुअली हुआ क्या इस चैप्टर के केस में, कि हमने शुरू के 2 लेक्चर्स लिए थे, उसके बाद हमने ड्रॉप कर दिया, हमने सोचा कि नेशनलिज्म इन इंडिया ही ख़त्म करते हैं। तो हो सकता है आप थोड़ा सा भूल गए हो, तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आता है, जितने क्वेश्चन इस प्रेजेंटेशन में दिए गए हैं वो सबके सब एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी जबरदस्त संभावना है आने की। ठीक है, ट्रेस द स्टेजेस इन द ग्रोथ एंड यूज ऑफ मनी। सो ट्रेस द स्टेजेस इन द ग्रोथ ऑफ यूज एंड मनी, यानी कि किस तरीके से पैसा जो है आ गया। तो उसके बारे में आप क्या लिखोगे कि बिफोर द मनी पीपल यूज टू यूज डिफरेंट थिंग्स। अलग अलग चीजें लोग इस्तेमाल करते थे। पहले वो पुराने कॉइन्स आते थे, उससे भी पहले क्या होता था, बाटर सिस्टम चलता था, है ना। तो हाँ, जैसे ग्रेन्स, कैटल, इनको मनी की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। बाटर सिस्टम में क्या होता था कि मैं आपको अपना सामान दूंगा, आप अपना एक सामान दो, लेन देन होती थी। पर यहाँ पे जब हम मनी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली पैसे की जगह क्या यूज होता था, या तो अनाज यूज होता था या लाइव स्टॉक यूज होता था, यानी कि कितने डोमेस्टिक एनिमल्स से आपके पास, कितनी गाय है, कितनी भैंस है या भेड़ बकरी। डोमेस्टिक एनिमल्स का इस कल्चर में बहुत बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि इंडिया इज एन एग्रो कंट्री, यानी कि ये हमेशा से एग्रीकल्चरल कंट्री है। पर कई बार क्रॉप फेलियर हो जाते हैं। तो क्रॉप फेलियर हो गया, मानो कि फसल खराब हो गई, होता है ना कई बार कि एक साथ सारे किसानों की या बहुत सारे किसानों की फसल खराब हो गई। ठीक है, तो एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जब एक साथ बहुत सारे किसानों की फसल खराब हो जाती है तो होता क्या है, इससे स्टूडेंट्स, इससे लोग भुखमरी से मर सकते हैं। और अगर आप दुनिया का इतिहास देखोगे तो अलग अलग लोग अलग अलग, मतलब बहुत, किसी भी सिविलाइजेशन में देखो, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बहुत सारी जगहों पे, बड़ी सी बड़ी जगहों पर, बड़ी सी बड़ी सिविलाइजेशंस में, मशहूर से मशहूर सिविलाइजेशन में कई बार काफी पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है। क्यों? भुखमरी की वजह से। पर भारत में ऐसा नहीं हुआ। ये एक बहुत गर्व करने वाली बात है। और हिस्ट्री का एक बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि इतिहास में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, जितनी भी सिविलाइजेशंस हुई हैं, ठीक है, क्या होता था कि सिविलाइजेशन फेमस होती थी, यानी कि अच्छे तरीके से एक गोल्डन एज आता था, फिर बहुत सारे लोग भुखमरी से मर जाते थे, फिर एक गोल्डन एज आता था, फिर बहुत सारे लोग भुखमरी से मर जाते थे। तो ये पहिया जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहता था दुनिया भर की बाकी सिविलाइजेशंस के लिए। इंडिया के लिए ऐसा नहीं था। इंडिया ने कंसिस्टेंटली एक गोल्डन एज को, हाँ थोड़े मोड़े खराब टाइम इंडिया में भी आया, पर जब तक बाहरी लोगों ने हमला करना शुरू नहीं किया तब तक इंडिया कंसिस्टेंटली एक गोल्डन एज पर था। क्यों सर? इंडिया में क्या भुखमरी से लोग नहीं मरते थे? क्योंकि दूसरे देशों में या दूसरे सिविलाइजेशन में क्या होता था, लोग मेहनत करते थे, सब कुछ अच्छा होता था, गोल्डन एज आता था, फिर एकदम से मौसम खराब हो गया, फसल खराब हो गई, या एकदम से मिट्टी में कोई प्रॉब्लम हो गई, या एकदम से कोई मानो क्रॉप फेलियर ही हो गया। ज्यादातर क्रॉप फेलियर की वजह से होता था, है ना। तो क्या होगा फिर? अब अनाज की प्रॉब्लम हो गई तो क्या होता था, एक गोल्डन एज आता था, फिर लोग स्टारवेशन या भुखमरी से मर जाते थे, फिर दोबारा उनको अपनी इकोनॉमी रीग्रो करनी पड़ती थी, फिर ऐसे चलता रहता था। बट इंडिया में बिकॉज डोमेस्टिक एनिमल्स बहुत ज्यादा थे, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में कभी क्रॉप फेलियर नहीं हुआ। पर इंडिया में गौ माता, बैल, भैंस, ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स ज्यादा थे, गोट, खास तौर पे काउस तो बहुत ही ज्यादा थे एक टाइम पे इंडिया में, जहां पे कैटल को आपका धन कहा जाता था, गौ धन हम कहते हैं, कि मतलब गाय, कैटल जो है ये आपका असली धन है। क्यों? क्योंकि जैसे बाकी दुनिया में, बाकी सिविलाइजेशन में अच्छा पीरियड आता था, फिर क्रॉप फेलियर होता था, बहुत लोग मरते थे, फिर अच्छा पीरियड आता था, फिर 50-60 साल में क्रॉप फेलियर होता था, फिर लोग मरते थे। लेकिन इंडिया में क्योंकि लोगों के पास गाय थी, तो अगर क्रॉप फेलियर होता भी था 50-60 सालों में एक बार, तो लोग गौ माता के दूध से बचते थे। ये भी एक कारण है कि गायों को क्यों इतना पूजा जाता है या क्यों उनकी इतनी रिस्पेक्ट की जाती है सिविलाइजेशन में। दैट इज बिकॉज एक टाइम पे उन्होंने हमारे पूर्वजों को ऐसे समय पे जिंदा रखा जब अनाज, क्रॉप फेलियर, बहुत कुछ हो गया था, क्योंकि दूध पी करके भी लोग जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, सो ये होता है। पर एंड तो हमारे यहाँ पे, इससे आप याद रखना, गौधन यानी कि कैटल को भी एक फॉर्म ऑफ मनी की तरह देखा जाता था। ऐसा नहीं कि वो पैसे हैं, बट मेरे को किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना है तो मैं क्या करूंगा, उसे अपना एक कैटल, उसे अपनी एक गाय दे दूंगा और बदले में उससे उसके वर्थ का कुछ सामान ले लूंगा। सो अगर क्वेश्चन आता है ट्रेस द स्टेजेस इन द ग्रोथ एंड यूज ऑफ मनी,
तो आप यही लिखोगे कि बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, यानी कि पैसा आने से पहले, बिकॉज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मनी वॉज द कॉइन। इससे पहले क्या था, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते थे। ये आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी विदाउट एनी डाउट, टेंशन मत लो। या ये जैसे कि ग्रेन यूज किया जाता था, कैटल यूज किया जाता था, है ना। इसकी जगह अनाज या फिर कैटल यूज किया जाता था, ठीक है, मनी की जगह। देयर आफ्टर केम द यूज ऑफ मेटालिक गोल्ड कॉइन्स, कि सबसे पहले तो हम या तो कैटल यूज करते थे, है ना, गाय जानवर यूज करते थे, डोमेस्टिक एनिमल, उसी को कैटल कहते हैं, या तो वो यूज करते थे, या पैसा यूज कर, सॉरी, या ग्रेन्स यूज करते थे मनी की जगह पे। बाद में क्या हुआ, मेटालिक गोल्ड कॉइन्स आने लगे, है ना। मेटालिक कॉइन्स आने लगे, लोहे की हमने सिक्के बनाए, उसके ऊपर अलग अलग राजाओं के अलग अलग चित्र, हम अलग अलग आकृतियां हम उतारते थे। तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, गोल्ड सिल्वर कॉपर अलग अलग चीजों के हमने जो है कॉइन्स बनाए। सबसे पहले जो है हम पैसा जब नहीं था तो क्या, या तो अनाज यूज करते थे, ग्रेन्स, या कैटल यूज करते थे। उसके बाद क्या हुआ, और तब बार्टर सिस्टम था, उसके बाद सबसे पहले पैसे के फॉर्म में कॉइन्स आए, अलग अलग गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, आजकल तो स्टील के कॉइन्स आ रहे हैं, आयरन के, है ना। मॉडर्न सॉरी आयरन नहीं, स्टील के कॉइन्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें निकल का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर क्या है थर्ड पॉइंट, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, यानी कि मनी किस तरीके से इवॉल्व हुआ। सबसे पहला स्टेज मनी का ऐसा था जब मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ग्रेन्स और कैटल यूज किए जाते थे। दूसरे स्टेज में अब मनी पैदा हो रहा है तो हमने पुराने जमाने के कॉइन्स यूज किए, आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज में दिए हैं उनकी कुछ फोटोज। और लास्ट में पेपर नोट्स आ गए, कॉइन्स हो गए, है ना। और पहले क्या होता था कि ये जो कॉइन्स होते थे ना, ये प्रीशियस मेटल से बनते थे, जैसे गोल्ड सिल्वर कॉपर। पर आज जो कॉइन्स हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो नॉर्मल मेटल से बनते हैं, वो मतलब स्टील से बनते हैं या निकल से बनते हैं, पैलेडियम थोड़ा होता है। यानी कि ये गोल्ड तो बहुत महंगा है, सिल्वर भी बहुत महंगा है, सोना चांदी कॉपर तांबा भी बहुत महंगा आता है एज कम्पेयर टू आयरन स्टील, है ना। तो आज के जो कॉइन्स है बेसिकली वो इतने एडवांस चीजों से नहीं बनाए जाते, एक्सपेंसिव मेटल से नहीं बनाए जाते, इसलिए सिक्के आज हर किसी के पास है, ठीक है। What are the demand? What are demand deposits? What are its features? Demand deposit are the deposits made by demand. It is basically the, देखो डिमांड ड्राफ्ट की बात नहीं हो रही, डिमांड डिपॉजिट की बात हो रही है, यानी कि जो पैसा आप अपने बैंक में डालते हो वाइल ओपनिंग द अकाउंट, वही है, ठीक है। द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या है, द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, या अकाउंट भी आप हटा दो, द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक। डिमांड डिपॉजिट यानी कि द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट, है ना। ऑल राइट। मैं बता चुका हूँ जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के, हो सकता है कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया, इसलिए मैं एक और बार बता देता हूँ। जिनको पता है गैस वो तो नहीं पूछ रहे हैं। जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री के, वो पीडीएफ भेज दिया गया है, ठीक है। मैंने अपने एंड से रिसीव उसको सेंड कर दिया है, और वो क्योंकि मैंने उसको क्लियर कर दिया है, ठीक है, मेरे एंड से वो जा चुका है। मैं टीम से एक बार बात करूंगा, आपको मिल जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। क्योंकि देखो नोट्स थोड़ा उनको प्रोसेस करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, सबके लिए अवेलेबल करना है, ठीक है। तो वो मैं भेज चुका हूँ, हाँ ये खुशी की बात है कि मैं कंपाइलेशन कर चुका हूँ, और मैंने उसको एक बार मैंने गो थ्रू भी किया था उसके ज़रिए, और उसके बाद मैं आपको वो भेज चुका हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं भेज चुका हूं तो मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी डिले होगा, वो आपको जल्द से जल्द अवेलेबल कर दिया जाएगा, उसके साथ ये प्रेजेंटेशन भी। एनीवेज डिमांड डिपॉजिट का एक और क्या है, अगर मुझे पेन मिल जाए, यस मार्कर मिल जाए। हम्म डिमांड डिपॉजिट के बारे में एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि इट इज द मनी डिपॉजिटेड, है ना, इन द बैंक अकाउंट। बेसिकली यहाँ लिखा ही है तो मैं क्या ही लिखूं, लेकिन इसको एक और तरीका यही होता है लिखने का कि डिमांड डिपॉजिट इज द मनी डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट विच यू कैन विड्रॉ एनी टाइम। या इसको इस तरीके से लिखो, मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, तो उसी को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। बेसिकली बैंक अकाउंट में या सेविंग्स अकाउंट में जो भी पैसा डालते हो वही डिमांड डिपॉजिट है, क्योंकि जब आपको चाहिए आप चेक से अपना पैसा निकाल सकते हो, या गूगल पे से या ऑनलाइन पेमेंट से अपना पैसा किसी और को भेज सकते हो। तो बेसिकली पैसा आपका है, वो
आपके डिमांड पे आप किसी को भेज सकते हो या खुद ले सकते हो, है ना, तो उसी को डिमांड डिपॉजिट कहा गया, ठीक है। द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट्स व्हिच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। इट इज एलिजिबल टू गेट अ स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि आप सेविंग्स बैंक में भी पैसा रखते हो तो वहां आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि अभी तो कोविड में कम हो गया है, 3 to 4% मैक्सिमम सेविंग्स बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, ठीक है। इट शेयर्स द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी पेमेंट्स कैन बी डन बाय चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश, क्योंकि वो पैसा आपके अकाउंट में है तो आप चेक से पेमेंट कर सकते हो। तीसरा क्या है, सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मींस ऑफ पेमेंट अलोंग विद करेंसी, दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। डिमांड डिपॉजिट एक पेमेंट की तरह देखा जाता है आज के टाइम में, सो दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी, है ना। उसके बाद क्या है, हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स। अगर ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, अगर इतने भी क्वेश्चंस आप कर लो तो आई गेस मोर और लेस आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। एनीवेज ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद, है ना, ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद डेफिनेटली जो है हम चैप्टर पीडीएफ भी खोलेंगे और वहां पर भी देखेंगे एक बार कि चल क्या रहा है। ऑलराइट, सो एनीवेज, हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स, यानी कि बैंक जो है डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच किस तरीके से काम करता है। आपको पता होना चाहिए कि जैसा मैंने आपको बताया था कि बैंक्स जो है वो क्या करते हैं कि बैंक कभी अपने पैसे बैंकों के यूज ही नहीं होते। बैंक क्या करते हैं, मानो 100 लोगों ने कुछ पैसे डिपॉजिट किए, वो क्या करेगा, मानो ये 100 लोग भूल जाओ, मानो टोटल बैंक के पास 100 करोड़ रुपए है जो बैंक में अलग अलग लोगों ने रखवाए हैं। लोग क्यों रखते हैं, घर में पैसा रखेंगे, चोरी होने का डर है, जल जाएगा पैसा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, या कभी किसी को पैसा देना पड़े तो घर जाना पड़ेगा, पैसा निकाल के लाके देना पड़ेगा, जैसे पुराने जमाने में होता था। आजकल क्या है, चेक दे दो, नहीं तो आजकल तो और भी डिजिटल एज हो गया है, मोबाइल से गूगल पे के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू भेज दो, या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसे भेज दो, घर बैठे हाथों हाथ बहुत काम हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसे रखते हैं अपनी इजी के लिए, और सबसे बड़ा उसका फायदा ये है कि अगर घर में पैसे रखोगे तो मानो 1,000 रुपए रखा है तो 1,000 ही होगा, उल्टा डर होगा चूहा ना काट खाए उसको। लेकिन बैंक में रखोगे तो वो डिजिटल, मतलब एक तरीके से उसमें इंटरेस्ट मिलेगा आपको, कि बैंक कम से कम 3% 4% कुछ इंटरेस्ट, कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे तो रहा है आपके पैसे के ऊपर। घर पे रखोगे तो 0% इंटरेस्ट है, कुछ नहीं मिल रहा उसके ऊपर से, पैसा जितना है वो उतना ही रहेगा। बैंक में 3% 4% साल का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 2-4 साल में वो पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा, तो लोग बैंक में पैसे रखते हैं। तो मानो बैंक के पास 100 करोड़ रुपए है, तो बैंक क्या करता है, इसमें से 85 करोड़ 85% जो है, ये एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में भी यूज किया था, 85% पैसा जो है बैंक किसको दे देता है, लोन में दे देता है। कि किसी को कार लोन चाहिए, किसी को होम लोन चाहिए, किसी को बिजनेस लोन चाहिए, आजकल तो मैरिज लोन आने लगे हैं कि शादी करने के लिए भी बैंक से आप पैसा ले सकते हो। और आजकल क्या होता है, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, क्या क्या बोलते हैं उसको, फॉरेन ट्रिप्स के लिए लोन आता है ना, इंटरनेशनल हॉलीडे पैकेजेस, उसके लिए भी आप लोन ले सकते हो, वर्ल्ड ट्रैवल के लिए, उसके लिए भी बैंक से लोन लो और बार बार देते रहो। तो आप देख रहे हो कि बैंक्स ने बहुत सारे लोन्स दिए गए हैं। कुछ लोग तो डायरेक्ट लोन लेते हैं, पर्सनल लोन, की मेरे को 5 लाख का पर्सनल लोन दे दो, मैं बाद में पैसे दे दूंगा। तो 85%, यानी कि 100 करोड़ में से 85 करोड़ बैंक जो है लोन में दे देता है। और वो लोन वाले जो है टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देते रहते हैं उसको, बैंक को, तो उससे बैंक जो है उसके पास पैसे बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे करके। और ये जो 15% 15 करोड़ बचे, इसी से बैंक जो है अपना पूरा काम जो है चलाता है, ठीक है। तो वही उसी चीज को मेंशन किया गया है। तो ये वही मैंने आपको बताया, हाउ डू बैंक्स मीडिएटेड बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स, हाँ, बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम डिपॉजिटर्स बाय ऑफरिंग इंटरेस्ट। कि बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देता है। जैसे बताया ना, आप पैसा दोगे तो 3-4% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फिर जितना भी टोटल पैसा बैंक के पास होता है उसमें से 15% बैंक अपने रिजर्व में रखता है, यानी कि अपने पास रखता है। और जो बाकी 85% है वो क्या करता है, वो लोन दे देता है लोगों को। Banks use the major portion of the deposit to extend loans. People take loan from banks from various purposes. वही आपको लिखा है, बताया गया है यहाँ पर भी, कि किसी को शादी के लिए लोन चाहिए, अलग अलग चीज़ों के लिए लोन चाहिए, हाँ, है ना। तो बेसिकली बैंक यही करता है कि लोन दे देता है और लोन से बैंक की कमाई होती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा गया है, ठीक है। वॉट इज मेंट बाय डेब्ट ट्रैप, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो मैं 1 से 2 बार देख चुका हूँ इजीली, ठीक है। आपके किस में बोर्ड्स में मैं देख चुका हूँ ये क्वेश्चन।
सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज मेंट बाय डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप क्या होता है, ये प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा एनीवेज। डेब्ट ट्रैप यानी कि जब आप देखो, आप ये काफी कुछ वर्ड्स है ना जो नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि जिनको देख करके आप ओन वर्ड्स में उनका मतलब लिख सकते हो। और स्टूडेंट्स, मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ, ठीक है, कि आपको अपने हिसाब से वर्ड के मीनिंग्स लिखने या क्वेश्चन के आंसर्स फ्रेम करने आने चाहिए। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाए तो कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप अपने हिसाब से उसको लिख सको, यही जो है एक बड़ी बात है, यही जो है हमारे लिए अच्छी बात होगी, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज डेब्ट ट्रैप। अगर आपको कॉन्सेप्ट बताया जाए तो ये डेब्ट ट्रैप या डेट ट्रैप, कुछ लोग इसको डेट बोलते हैं, बी को प्रोनाउंस नहीं करते, बी को क्या करते हैं, साइलेंट कर देते हैं, तो डी ई टी, डेट, डेट ट्रैप, डेट ट्रैप, पर मेरे ख्याल से डेब्ट ट्रैप है ये। जिस भी तरीके से आप प्रोनाउंस करो, डेब्ट ट्रैप या डेट ट्रैप यानी कि जब आप कर्जे के एक साइकिल में फंस जाते हो, ठीक है, कर्जे के हाँ, जैसा महक ने लिखा है, व्हेन वी टेक लोन एंड अगेन टू रीपे द अदर लोन, मतलब कुछ हद तक सही है, पर उतना प्रोफेशनल फॉर्मल आंसर नहीं है। फिक्स डिपॉजिट थोड़ा समझाऊंगा तो उसमें टाइम लगेगा, वो आपके बुक में है नहीं, तो वो लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो जो सिलेबस से नहीं है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, if a borrower is not able to pay back the loan because of high rate of interest or an unexpected situation like a crop failure, credit pushes the person into a debt trap and recovery from this situation is difficult. To repay the loan, he has to sell a portion of the land or other property. In this situation, the person is clearly much worse off than before. ये एक तरीका है आंसर लिखने का। बेसिकली डेप्ट ट्रैप का ये मतलब है, यू टेक अनदर लोन, जैसा एक स्टूडेंट ने कहा, जरूरी नहीं है डेप्ट ट्रैप के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ ये लिख सकते हो कि डेप्ट ट्रैप बेसिकली यू टेक अ लोन बट यू आर अनेबल टू पे द लोन बैक, कि आप लोन ले तो लेते हो बट नाउ यू आर अनेबल टू पे द लोन बैक, यानी कि आप नहीं भर सकते, और उसके लिए क्या करते हो, उसके लिए या तो आप फ्रेश लोन ले लो या आप जो है एक डेप्ट में फंस गए, है ना। अब क्या है कि आपको अब वो पैसा भरने के लिए आप या तो और कर्जा लोगे, तो आप और कर्जा लोगे तो पहले का कर्जा भी भरना है, ये कर्जा भी भरना है। सो बेसिकली यू टेक लोन्स टू रीपे द लोन्स, ठीक है, ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। या एसेंशियली इट इज अबाउट द इनएबिलिटी of not being, या inability of paying the loans, या it is about not being able to pay the loan. This is what basically debt trap is, ठीक है, कि where you have taken a loan but because of some unforeseen circumstances or because of some unfortunate circumstances you are not able to pay that loan, तो आप वो लोन जो है वो वापस पे नहीं कर पा रहे, इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। एंड टू क्लियर दैट डेप्ट, या तो आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचते हो, you sell your own land, या you sell your own personal property, या you take another fresh loan. So what basically happens, whatever is the consequence, once you have taken a loan and you are not able to repay it, एक बार आपने एक कर्जा ले लिया और आप उसको दोबारा भर नहीं पा रहे, तो उसके लिए या तो आप प्रॉपर्टी बेच के कर्जा भरो या दूसरा कर्जा लेकर के कर्जा भरो, आप डेब्ट ट्रैप में फंसी गए। सो इट बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू पे द लोन, and now to pay the loan either you sell your property or you take a fresh loan. So basically you are trapped. So all you have to do to get into a debt trap is to take a loan and not pay it. यानी कि कर्जा आपने लिया और उसको नहीं भरा, तो यहीं से आप डेप्ट ट्रैप में फंस गए। अब इसके लिए क्या करते हैं, अब मानो किसी ने कर्जा लिया वो नहीं भर पाया, सो उस कर्जे को भरने के लिए इधर दे सेल देयर प्रॉपर्टी, या तो प्रॉपर्टी बेचते हैं या दे टेक अ फ्रेश लोन, एंड दिस इज व्हाट अ डेप्ट ट्रैप इज। फिर उसके बारे में कुछ लिख सकते हो कि ये रिसेंट एग्जांपल से कि अ लॉट ऑफ फार्मर्स इन इंडिया कमिट सुसाइड बिकॉज दे आर ट्रैप्ड इन द डेट ट्रैप, इस तरीके से आप डेब्ट ट्रैप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। वॉट इज कोलैटरल, वाई डू लेंडर्स आस्क कोलैटरल वाई लेंडिंग। देखो बहुत सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूं। कोलैटरल क्या होता है, कोलैटरल हाँ, व्हाट इज कोलैटरल, व्हाई डू लेंडर्स आस्क कोलैटरल व्हाइल लेंडिंग। कोलैटरल क्या होता है, कोलैटरल यानी कि गारंटी, वो आपसे कोई चीज रखने के लिए बोलेंगे, कोई जेवर, कोई घर का प्रॉपर्टी का पेपर, कुछ ना कुछ तो रखो, या आपको कोई जमीन होगा या किसी कंपनी में कोई शेयर होंगे, उस शेयर के पेपर, या आपकी कोई गाड़ी होगी तो उसके भी पेपर ले लेगी कि हम गाड़ी बेच करके पैसा लेंगे। तो बेसिकली कोलैटरल इज अ गारंटी, या बेसिकली बुक में क्या वर्ड यूज किया गया, इट इज एन एसेट
या आई कॉल इट अ गारंटी क्योंकि उससे मेरे को याद होता है, अगर आपको एसेट से याद हो तो भी दिक्कत की बात नहीं है। सो कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, वो बोरोवर का होता है, एंड बैंक यूजेस दिस एज अ गारंटी। अच्छा, इन्होंने यहाँ गारंटी यूज किया, ठीक है, तो ये अच्छा सेंटेंस है कि कोलैटरल इस, मैं क्या सोचता था, कोलैटरल इज समथिंग दैट इज टेकन एज अ गारंटी, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, कोलैटरल इज एन एसेट दैट इज टेकन एज अ गारंटी। एक ही बात है, कोलैटरल गारंटी के तौर पे लिया जाता है या कोलैटरल एक ऐसी चीज है जो गारंटी के तौर पे ली जाती है। दोनों सेंटेंस के एक ही मतलब है, बस इनका सेंटेंस थोड़ा लंबा है क्योंकि मेरे सेंटेंस में मैं एसेट नहीं यूज करता था। पर एनीवेज आप लिख सकते हो कि कोलैटरल इज एन एसेट या collateral is something that the banks take from the borrower as a guarantee until the loan is repaid, या as a guarantee for the loan, because in case, अभी आप लिख देना, क्योंकि हम कोलैटरल क्यों लेते हैं कि कल को मैं जिसको कर्जा दे रहा हूं वो कर्जा नहीं भर पाया तो क्या होगा, वो जो कोलैटरल मेरे पास है मैं रख लूंगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि इन केस, ये मैं मन से बना रहा हूं, आप भी आंसर मन से बनाना सीखो, कि in case the borrower is not able to pay the loan on time, then the lender can claim the collateral, यानी कि the lender may not give the collateral back to the borrower। कुछ भी लिखो सब सही है, ठीक है। फिर क्या है, इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे, वही लिखा है, इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट और कोलैटरल टू ऑब्टेन पेमेंट। प्रॉपर्टी सच एज लैंड, टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक्स, लाइवस्टॉक आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलैटरल यूज्ड फॉर बोरोइंग। लाइवस्टॉक यानी कि ये तो आजकल नहीं यूज होता, ठीक है, पर हाँ अगर आपकी बैंक में कोई एफडी है उसके पेपर आप दे दो, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपका घर है उसके पेपर, आपकी ज़मीन है, खेत है, उसके पेपर दे दो, आपकी कोई महंगी गाड़ी है तो उसके पेपर भी आपको देने पड़ सकते हैं। यानी कि बेसिकली कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ जिसके बेसिस पर बैंक जो है आपको लोन दे उसको कोलैटरल देते हैं। कहते हैं व्हाई डू लेंड, व्हाट इज कोलैटरल, इज एन एसेट दैट बैंक takes as a guarantee so that in case the borrower fails to repay the money, the banks can claim the collateral। इसीलिए वो collateral मांगते हैं ताकि उनका पैसा डूबे ना। फिर why should credit at reasonable rates be available for all। क्रेडिट यानी कि मैं बार बार बोल चुका हूं, इन इकोनॉमिक्स व्हाट डज क्रेडिट मींस, इन इकोनॉमिक्स क्रेडिट मींस लोन्स, या बैंक का ट्रांजैक्शन, क्रेडिट डेबिट बैंक ट्रांजैक्शन के पर्सपेक्टिव से मत समझिए। आप बस ये याद रखिए कि इकोनॉमिक्स में क्रेडिट का मतलब होता है लोन। तो सवाल यहाँ पे बेसिक है, व्हाई शुड क्रेडिट एट रीजनेबल रेट बी अवेलेबल फॉर ऑल, की लोन जो हम लोगों को देते हैं वो रीजनेबल रेट, वो एक अच्छे रेट पर हर किसी के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा क्यों, ठीक है ना। हाँ ये भी अच्छा है, जैसा इन्होंने कहा है उल्लास ने कि श्रीलंका गेव द पोर्ट टू चाइना ड्यू टू डेब्ट ट्रैप। बिल्कुल, ये मैंने एक हिस्ट्री के लेक्चर में भी इसका जिक्र किया था। वही डेब्ट ट्रैप की वजह से यही प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। इनफैक्ट पाकिस्तान का भी वही हाल है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाई शुड क्रेडिट एट रीजनेबल रेट्स बी गिव अवेलेबल फॉर ऑल, या व्हाई शुड क्रेडिट एट रीजनेबल रेट्स बी given to all, because to start and continue an economic activity like crop production requires considerable basically to expand your economy। एक तो देखो हेल्प अदर्स, इसे अगर ये सब इरेज करके लिखा जाए, वो क्रेडिट मतलब क्या, लोन्स। लोगों की मदद करने के लिए, हाँ, और इकोनॉमी बिल्ड करने के लिए। All right. To start and continue an economic activity, activities like crop production requires considerable cost on seeds। यानी कि कोई भी एक्टिविटी अगर आपको स्टार्ट करनी है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर ये एक एग्जाम्पल दिया है, जितना भी आपको यहाँ पर दिया है ना, ये सब जो है एक एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है। बेसिकली इसका आंसर जो है वो इस बारे में है,
टू स्टार्ट एंड कंटिन्यू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करना, कंटिन्यू करना, लोगों की मदद करने के लिए। देश की इकोनॉमी कब इम्प्रूव होगी? जब लोग काम करेंगे, जब लोग बिजनेसेस सेटअप करेंगे और शुरू में उनको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जैसा कि युवांक ने कहा है, वो देना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या है? टू सेव फ्रॉम द डेब्ट ट्रैप, यानी कि हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है, टू सेव पीपल फ्रॉम द डेब्ट ट्रैप, की डेब्ट ट्रैप से लोगों को बचाया जाए। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, जो मैंने कहा कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी बिल्ड करने के लिए, तो उसके लिए ये सारी चीजें जो हैं की जाती है। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? जैसे मैंने वो आपको ऑटो रिक्शा वाले एग्जाम्पल से समझाया था स्टूडेंट्स, कि 15-20 ऑटो रिक्शा वालों ने अपना एक यूनियन बनाया, अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप खोला, यानी कि खुद की मदद करने का ग्रुप। तो उसमें क्या हुआ, 20 लोग एक ग्रुप बनाएंगे, सेल्फ हेल्प हटा दो, ये 20 ऑटो वाले एक ग्रुप बनाएंगे, उसका नाम उन्होंने मानो रख दिया अवेंजर्स या जस्टिस लीग, उन्होंने कोई ऐसा नाम रख दिया अपने ग्रुप का। ठीक है, अब क्या होगा, वो मान लो जस्टिस लीग नाम का उनका ग्रुप है, तो क्या करेंगे, उस ग्रुप में ये सब लोग आएंगे और इस ग्रुप के नाम से एक बैंक अकाउंट खोला जाएगा, और इनके महीने की जितनी भी सेविंग होगी वो ये क्या करेंगे, इसमें इस ग्रुप में, पूरी सेविंग तो नहीं, पर जैसे महीने में 1000 रुपये आप बचाते हो, तो 100-200 रुपये ये क्या करेंगे, वो उस इसके अकाउंट में, जस्टिस लीग के अकाउंट में, अपने हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। बिल्कुल, दे कलेक्ट देयर सेविंग्स। ठीक है, वो अपनी सेविंग्स जो है वो कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये लोग, ये क्योंकि इनके लिए इनकी सेविंग्स कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली इनका आइडिया इसी बारे में होता है कि आज किसी के घर में कोई समस्या हो गई, तो हम सब ने जो पैसा इकट्ठा किया वो उसको दे देंगे उसकी मदद के लिए, वो टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा करके ये पैसे चुका देगा। फिर हम में से कुछ टाइम, ऐसा तो नहीं है कि एक साथ हर किसी के घर में समस्या आएगी, कुछ टाइम बाद किसी और के घर में समस्या है तो हम उसको पैसे दे देंगे। तो एक तरीके से हम लोग 15-20 लोग मिलकर के, सबका साथ सबका विकास, किसी घर में प्रॉब्लम आई तो उसको देख लेंगे, और हमारे घर में प्रॉब्लम आई तो ये लोग, हम सब मिलकर फिर इसको भी देख लेंगे। तो एक तरीके से एक दूसरे के सपोर्ट के लिए एक फंड बनाना, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ठीक है ना? द बेसिक आइडिया बिहाइंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप, व्हाट इज द बेसिक आइडिया? टू डेवलप सेविंग हैबिट, हाँ, इससे सेविंग हैबिट आपकी बनती है। टू हेल्प ईच अदर, ये सब बताया मैंने। टू सेव पीपल, यानी कि कहाँ से सेव करना, डेब्ट ट्रैप से, है ना, नहीं तो लोग जो है कर्जा लेकर के फंस जाएंगे। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कोलैटरल फॉर लोन्स, बहुत सारे गरीब लोग हैं, जैसे मैंने ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स का आपको एग्जांपल दिया, ऐसे कोई मजदूर हो सकता है, मेसन हो सकता है, मानो मजदूर है कोई बहुत गरीब है, तो वो कोलैटरल नहीं दे सकता ना, मतलब उसके घर में जेवर वेवर भी नहीं है इतने, तो ये बात सही नहीं है कि वो कहाँ से लाएगा, प्लस वो इतना गरीब है कि उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसके पास एज अ कोलैटरल देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब वो उसको मानो, उसके क्या, जो गरीब है उसके घर में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, अगर आ रही है तो उस केस में वो क्या करेगा? ठीक है ना? तो वो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से बेसिक आइडिया सेल्फ हेल्प ग्रुप का है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। इन व्हाट ways does the Reserve Bank of India supervise the functioning of banks? In what ways does the Reserve Bank of India supervise the functioning of banks? Why is it necessary? यानी कि बेसिकली अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पे आपसे फंक्शंस पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या फंक्शंस हैं, वो जो है आपसे यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो एक तो सबसे पहला आप लिख सकते हो कि आरबीआई इज इक्वल टू द बैंक ऑफ बैंक्स, यानी कि बैंक्स का बैंक है वो, आरबीआई इज बैंक ऑफ बैंक्स। ये कोट इजीली स्टूडेंट्स को याद रहता है ना? है ना? द आरबीआई मॉनिटर्स दैट ऑल बैंक्स मेंटेन द मिनिमम कैश बैलेंस, बिल्कुल, कि जैसे कि बैंक्स के लिए आरबीआई का रूल क्या है बेसिकली, कि अप टू 85% आप लोन्स में दे सकते हैं। ठीक है, बट मिनिमम 15%, इससे ज्यादा रखो तो चलेगा, पर मिनिमम 15% आपको अपने रिजर्व में रखना ही है। ऐसा नहीं होगा कि यार लोग तो 5-6 हजार रुपए निकालते हैं तो 15 करोड़ क्या, मैं तो 90, मतलब 85% क्यों, 90% दे देता हूं, नहीं। आप अप टू 85% मैक्सिमम, अप टू 85% मैक्सिमम आप दे सकते हैं लोन में,
और मिनिमम 15% आपको रिजर्व में रखना ही है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, इससे कम नहीं कर सकते। तो ये यही देखते हैं, बैंक्स को चेक करते हैं कि वो मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। या आप ये भी देख सकते हैं कि दे ऑल्सो चेक वेदर द बैंक्स आर प्रोवाइडिंग more than 85% loans or not, because as per the RBI guidelines banks cannot use more than 85% of their wealth to give the loans। ठीक है, साथ ही साथ आरबीआई ये भी देखता है कि इस 85% में से भी जो लोन्स बैंक्स दे रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को, टाटा इन लोग को दे रहे हैं, इन्फोसिस वगैरह, रिलायंस को, कुछ नए स्टार्टअप्स को भी लोन देना चाहिए, तभी तो देश का विकास होगा। नहीं तो जो कंपनी 100 साल पहले थी वो आज भी रहेंगी, और शायद इसी तरीके से चलता रहा तो 100 साल बाद भी रहेंगी। सो आरबीआई फर्स्ट ऑफ ऑल मेक्स श्योर कि जो इट इज अ बैंक ऑफ बैंक्स, इट इज द हेड बैंक, एक तरीके से आप ऐसा लिख सकते हो, बैंक ऑफ बैंक्स। इट मेक्स श्योर दैट ऑल दी guidelines are followed. It also makes sure that banks maintain the minimum deposit, कि no bank यानी कि बैंक मेंटेन्स द मिनिमम डिपॉजिट दैट इज ऑफ 15%, कि 15% रिजर्व हर किसी के पास है, कि नो बैंक हैज लेस देन 15%, तो उस पर पेनल्टी लगेगी। एंड नो बैंक यूजेस मोर देन 85% ऑफ इट्स वेल्थ टू गिव द लोन। अगर 85% से ज्यादा अमाउंट आप यूज करते हो लोन देने के लिए, तब भी आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। वर्स्ट केस सिनेरियोस में आपका बैंकिंग लाइसेंस भी कैंसिल किया जाता है। ठीक है। हम्म। ऑलराइट। हाँ। माफी है। सॉरी। और आरबीआई का एक काम क्या है कि वो ये भी देखे कि बैंक्स जो लोन दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो सिर्फ बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को लोन दे रहे हैं। बैंक जो है वो लोन्स किसको दे, स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी लोन्स दे। Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate। Banks अपनी information जो है टाइम टू टाइम, कि वो कितना रिजर्व रख रहे हैं और बैंक ने किसको कितना लोन दिया है, किस किस चीज के लिए, उस सब की रिपोर्ट बैंक जो है आरबीआई को देते हैं। यानी कि बैंक्स क्या करते हैं, दे सबमिट देयर रिपोर्ट्स। बैंक्स जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं आरबीआई को। ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है, इट इज नेसेसरी टू मेक द एक्टिविटीज ऑफ ऑल बैंक्स यूनिफॉर्म इन द कंट्री। ये बेसिकली बहुत बेसिक पॉइंट है, बेसिकली अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, है ना। तो इसके लिए आरबीआई देखता है। आरबीआई अगर आपको किसी बैंक से प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि आप एक काम के लिए बार बार बैंक में जा रहे हैं पर आपका काम नहीं हो रहा, तो एक बैंकिंग ओम्बड्समैन करके होता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन या बैंकिंग ओम्बड्समैन, यानी कि आप आरबीआई में शिकायत कर सकते हैं। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर बैंक की खबर लेगा। ठीक है। व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यानी कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द फॉर्मल लेंडर्स चार्ज लोअर, मच लोअर इंटरेस्ट। यानी कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में कौन आते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज में आपने किसी रिश्तेदार से लोन लिया, अपने रिलेटिव से, अपने किसी फैमिली मेंबर से। या मनी लेंडर तो बहुत बड़े चोर होते हैं, कि मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं। ठीक है। सो बेसिकली ये तो इनफॉर्मल सोर्सेस हो गए। फॉर्मल सोर्सेस में कौन आते हैं, ऑफ कोर्स फॉर्मल सोर्सेस में आपके बैंक्स आ जाएंगे, और कोऑपरेट्स, या आप अगर किसी कंपनी से लोन ले रहे हो, है ना, कुछ लोग जिस कंपनी में काम करते हैं उसी से लोन लेते हैं। ठीक है। सो बैंक्स, कंपनीज, कॉरपोरेट्स, ये सारे फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट हो जाएंगे। ऑलराइट। तो इनसे लोन लेने का एडवांटेज क्या है, या हाँ, इनसे लोन लेने का एडवांटेज क्या है, या इनसे लोन लेने का बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि ये लोग लोअर इंटरेस्ट रेट में देते हैं। किसी मनी लेंडर से, जमींदार से लोगे ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, है ना। ये लीगल मेजर्स लेते हैं, है ना, रिकवर लोन की। मानो आप पैसा नहीं दे पाए, तो ऐसा नहीं होगा कि ये आपके घर पे हमला करेगा, आपके बीवी बच्चों को उठा लेगा, ऐसा नहीं होगा। ये लीगल चीजें यूज करेंगे। मनी लेंडर तो कुछ भी कर सकता है, आपका रिश्तेदार झगड़ा करेगा, गाली देगा, ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। लीगल मेजर्स यूज करेंगे। आपने जो कोलैटरल दिया होगा वो आपको नहीं देंगे, और पुलिस में केस कर देंगे, वो सारी चीजें होंगी। ठीक है। और इनके क्रेडिट रेट्स छोटे होते हैं। हाँ,
हाँ, और ये आरबीआई के थ्रू सुपरवाइज्ड होते हैं। तो इनकेस आपके साथ कोई फ्रॉड होता है कि मानो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपने किसी बैंक से लोन लिया या इवन आपने किसी कॉरपोरेट या कंपनी से लोन लिया और आपने का लोन ले लिया और बाद में एकदम से वो कंपनी भाग गई, तो आप क्या, क्योंकि आपने फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन लिया है, क्योंकि आपने किसी बैंक से लोन लिया है या किसी कंपनी या कॉरपोरेट से लोन लिया है, तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। खास तौर पे अगर आपने बैंक से लोन लिया है, कुछ फ्रॉड बैंक्स भी होते हैं ना, तो मानो आपने किसी बैंक से लोन लिया और वो बैंक आपका पैसा नहीं दे, मतलब बैंक जो है एकदम से, या बैंक से लोन लेना, हाँ मानो आपने बैंक से लोन लिया और बैंक टाइम से पहले पैसा लेना चाहता है, या इनकेस आपने बैंक में अपने कुछ पैसे डिपॉजिट किए, आपने सोचा इस बैंक में इंटरेस्ट रेट अच्छा है, आपने कुछ अपने महीने की 1 लाख 2 लाख की जो कमाई है वो दे दी बैंक को, ठीक है। अब बैंक गायब हो गया, तो अगर आपको बैंक से रिलेटेड या फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, किसी कंपनी किसी कॉरपोरेट से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो आप आरबीआई के पास जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। पर यही इसकी जगह आप अपना पैसा रिश्तेदार को देते हैं या रिश्तेदार से कर्जा लेते हैं, तो वहां सीधा पुलिस आ सकती है, आरबीआई कुछ नहीं कर सकती। सो इनकेस मानो आपने बैंक से लोन लिया है और आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि बैंक ने मुझे कहा था कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, पर अभी 6% एकदम से बैंक ने बढ़ा दिया, आप बैंक के पास जा रहे हो, बैंक दादागिरी कर रहा है, नहीं 6% तुमको देना ही पड़ेगा, जब तुमने पेपर साइन किया तब 4% था, अभी 6 हो गया, तुम 6 दो, कल को 8 हो जाएगा, 8 दो, तो मानो बैंक ऐसा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, यू कैन अप्रोच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पर ऐसा इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में नहीं होता। आपने किसी जमींदार से लोन लिया, मानो वो उसने आपको बोला होगा मैं तेरे को 8% पे लोन दूंगा, आप मान गए, फिर आपने 2-3 महीने लोन का इंस्टॉलमेंट भरी, फिर वो बोल रहा है अरे अभी महंगाई बढ़ गई है ना, तो अभी तुम 12% दो, तो अब क्या करोगे, झगड़ा तो कर नहीं सकते, या रिजर्व बैंक में तो जा नहीं सकते, तो पुलिस कोर्ट कचहरी ये सब होगा। सो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इंटरवीन करा सकते हो, उनसे शिकायत कर सकते हो, तो वो आपकी बात सुनेंगे। पर इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में ऐसा नहीं होता। वाई इज मनी लेंडर स्टिल द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ क्रेडिट? ऐसा क्यों है कि फॉर्मल सोर्सेज की इतने सारे बेनिफिट है, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है, और अगर आप लोन नहीं दे पाए तो मार पिटाई नहीं होगी, लीगल मेजर से लोन रिकवर होता है, और साथ ही साथ अगर लोन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आई तो आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरबीआई में शिकायत कर सकते हो। इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारे एडवांटेजेस हैं किसके, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के। इसके बावजूद आज भी भारत के ज्यादातर लोग जो हैं वो मनी लेंडर से, या आज भी भारत के ज्यादातर लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से, आज भी इतने सारे एडवांटेजेस होने के बाद भी आज भी भारत के ज्यादातर लोग इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट से लोन क्यों लेते हैं, जबकि फॉर्मल सोर्सेस में इतने सारे एडवांटेजेस है, अभी हमने देखे है ना। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि बैंक्स हर जगह प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली शॉर्ट में अगर यहाँ पे लिखा जाए, सो अनअवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स, जो मैंने आपको बताया था, है ना, है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो यही है स्टूडेंट्स, ठीक है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स, बैंक्स हर जगह अवेलेबल नहीं है ना। लोग जो है, खासकर गांव के लोग जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं। सो अनएजुकेटेड का से क्या फायदा होता है, कांट डू पेपर वर्क, की जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अब बैंक से लोन लोगे, कॉर्पोरेट से लोन लोगे, पेपर वर्क देना पड़ेगा, है ना। और और क्या होता है, लैक ऑफ कोलैटरल, यानी कि कोलैटरल भी नहीं होता बहुत लोगों के पास, तो ये भी प्रॉब्लम्स है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स होता है, लैक ऑफ कोलैटरल, और एक लैक ऑफ ट्रस्ट भी आप लिख सकते हो, कि लोग जो है बैंक्स को तो नहीं जानते पर अपने गांव के ठेकेदार साहूदार को तो बहुत टाइम से जानते हैं, तो उनसे लोन ले लेते हैं। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से इनफॉर्मल क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकती है सीबीएसई, व्हाई इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट आर मोर पॉपुलर। अगर आपसे पूछा जाता है कि एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, तो एडवांटेजेस क्या है, यहां वाई लिखा दो ना, वाई इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर मोर पॉपुलर।
है ना। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि बैंक से, कॉरपोरेट से, फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेने का क्या एडवांटेज है, तो लो इंटरेस्ट पे मिलता है, लीगल मेजर से आपका लोन वापस लिया जाता है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आरबीआई में शिकायत कर सकते हो। लेकिन सवाल अगर ये पूछा जाता है कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है, या क्यों आज भी लोग जो है खास तौर पे रूरल एरिया में, रूरल एरिया, ये ठीक से नहीं लिख पाया मैं, कि क्यों आज भी लोग जो है रूरल एरिया, रूरल या फिर विलेजेस में, रूरल एरिया या फिर विलेजेस में क्यों यहाँ से इंफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन लेते हैं, तो उसका यहाँ पे होगा, ठीक है। एनीवेज, ओके, इसे हम कीप करेंगे, वी स्विच। हम्म। तो आपका चैप्टर जो है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कराया, क्योंकि इसके बाद वो सेल्फ हेल्प ग्रुप वो सब जो है वो मैं डिस्कस करा चुका हूँ। तो आपका चैप्टर ऑलमोस्ट हो ही गया है। उसके बाद ये जो कहानियाँ हैं ये आपकी इतने ज़्यादा काम की नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये सारी जो भी, मतलब इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर का क्रेडिट मैं क्वेश्चंस जो है करा चुका हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी जो है हम करा चुके हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ये जो अभी प्रेजेंटेशन मैंने यूज़ की, ये आपको आज ही मिल जाएगी, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि हम और भी चैप्टर्स जो हैं वो ख़त्म कर दें आपके। ये तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो ही गया। मोस्टली एक लेक्चर और लगेगा, नहीं तो फिर हम देखते हैं, एक लेक्चर से ज़्यादा तो नहीं लगेगा अब। तो आपके समय के लिए शुक्रिया।